हेलो गाइज, आज के लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं क्लास 12th के फ्लेमिंगो के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 आई वांट टू ड्राइव कार। इस लेक्चर में एक मुकेश की कहानी है जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले एरिया से संबंध रखता है। तो लेखिका क्या करती है कि जब उस एरिया में पहुंचती है तो मुकेश से उसकी मुलाकात होती है। मुकेश से वह पूछती है कि आप क्या करना चाहते हो। तो मुकेश कहता है कि वह कार मैकेनिक बनना चाहता है, स्वतंत्र रूप से कार करना चाहता है, किसी के आदेश पर कार नहीं करना चाहता है। जब ऐसा वह बताता है तो बताता है लेखिका को, तो लेखिका बड़ी खुश होती है और उसे एक स्वप्न के समान तो यह प्रतीत होता है, ऐसा स्वप्न जिसे कि कंप्लीट करना थोड़ा असंभव सा होता है। लेकिन वह खुश इसलिए होती है कि फिरोजाबाद के इस एरिया में जो चूड़ी बनाने का काम अधिकांशता होता है और भारत के अमूमन सभी महिलाओं के लिए चूड़ी बनाने का जो कार्य करती है उससे निकल पाना बड़ा ही असंभव सा उसे प्रतीत होता है। जब ऐसा वह सुनती है तो उसे बड़ी खुशी होती है। वह जानती है कि उच्च ताप की भट्टियों में, अंधेरे वाले कमरों में तथा वायुरोधक यानी कि जहां हवा का पृष्ठ बड़ा ही वर्जित होता है, जहां हवा का एंट्री बड़ी ही कम होती है, ऐसे एरिया में काम करना बड़ा ही कठिन होता है। और वह जानती कि अवैधानिक भी यह है और अगर कानून का पालन किया जाए सही प्रकार से तो यहाँ 20,000 बच्चे जो अवैधानिक रूप से काम करवाए जाते हैं उन्हें इस दलदल से मुक्ति मिल जाएगी। मुकेश जब लेखिका से मिलता है तो लेखिका को अपने घर ले जाता है और ले जाते समय वह बड़ा प्रसन्न होता है। वह ऐसी गलियों से उसे ले जाता है जहाँ की ये कहिए कि पानी कूड़ा करकट से नालियां बिल्कुल अवरुद्ध हो गई हैं, बदबू आ रही है, सड़न आ रही है, मकान कच्चे हैं, कहीं चिटके हुए, दीवार सही प्रकार से नहीं है, खिड़कियां नहीं हैं, दरवाजे भी ऐसे हैं कि जो हिलते हुए प्रतीत होते हैं, सही प्रकार से फिट नहीं हैं। बड़ी स्थिति दयनीय देख कर के लेखिका बड़ी ही दुखी होती है। और जब लेखिका के साथ मुकेश अपने घर के पास पहुंचता है तो अपने घर के दरवाजे को लात से ठोकर मार करके खोलता है। जब अंदर प्रवेश करता है तो घास की बनी हुई एक छोटी सी फूस की बनी हुई घास फूस की बनी हुई एक झोपड़ी किनारे पर होती है थोड़ी सी, और वहां एक चूल्हा बना होता है जिस पर कि पालक की पत्तियां उबल रही होती हैं, उन्हें पकाने के लिए रखा गया होता है। पास में ही कुछ सब्जियां भी कटी हुई होती हैं, तस्तरियां फैली हुई होती हैं जो कि एल्युमिनियम की होती हैं, तथा एक औरत जो पतली यानी दुबली पतली है, कमजोर है तथा लेकिन युवा है, वहां बैठी हुई इस घर के परिवार के 3 सदस्यों के लिए, 3 पुरुष सदस्यों के लिए भोजन बनाती है, जिनमें से एक मुकेश, उसका एक बड़ा भाई तथा मुकेश और उसके बड़े भाई के पिता रहते हैं। वहीं बैठे हुए वह मुस्कुराती तो है लेकिन वह देखती है लेखिका कि चूल्हे का जो धुआं है उसकी आंखों में पड़ रहा है, जिससे कि उसकी आंखें जल रही हैं तथा लाल भी दिखाई पड़ रही हैं। मुकेश के जो पिता हैं वह पहले दर्जी हुआ करते थे, बाद में उन्होंने चूड़ी बनाने का काम शुरू किया और कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी अपने दोनों लड़कों को पढ़ाने में असमर्थ रहे। इतनी कम तनख्वाह उनकी हुआ करती थी। मुकेश की दादी बताती है कि कर्मों से और भाग्य से कौन लड़ पाता है, और भाग्य में जो लिखा है, कर्मों में जो लिखा है वो तो होना ही है। वह बताती है कि चूड़ियों पर होने वाली पालिश से जो धूल उड़ती है उससे उसके पति अंधे हो जाते हैं। उनके परिवार में पैदा होने वाले बच्चे अपने घर में, अहाते में, दूसरे के घर में, अहाते में, गलियों में, हर जगह बरामदे में, छत पर, सब कहीं वह चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखते हैं। रंग बिरंगी इंद्रधनुषियाँ चूड़ियाँ जो लाल, बैगनी, गुलाबी इत्यादि रंग की होती हैं, उनको ही वह बच्चे देखते रहते हैं
और बैरक में जो अंधेरा होता है और केवल तेल के दिए की टिमटिमाहट की यहाँ होती है, उसमें बच्चे दूसरी पंक्ति में बैठते अपने माता पिता के साथ और जो चूड़ी होती है यानी कांच जो होता है उसको चूड़ी के आकार को देती हैं, गोल यानी वृत्त में जोड़ती चली जाती हैं। वृत्त होता है उसमें जोड़ती चली जाती हैं। लेखिका बताती है कि इनकी आंखें जो है बाहर के प्रकाश की तुलना में अंधेरे के ज्यादा अनुकूल हो जाती हैं तथा अत्यधिक कठोर मेहनत करने के कारण अंधेरे में इनकी नेत्रों की रोशनी या ज्योति भी जो है वो शीघ्र ही युवावस्था के आते आते खो देती है। लेखिका यहाँ एक सविता नाम की लड़की का वर्णन करती है जो एक बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई होती है और वह के देखती है कि वह लड़की जो है बड़े ही यंत्रवत तरीके से, मशीन की यंत्रवत तरीके से चूड़ियों को बना रही होती है। उसे वह देख करके बड़ा आश्चर्य होता है और वह सोचती है कि क्या वह जानती है कि इस चूड़ी का क्या महत्व है, यह कितनी पवित्र मानी जाती है। और सोचती है कि जब इसके माथे पर सुहाग का जोड़ा सजेगा तथा उसे चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी, मेहंदी लगाई जाएगी, तो यह जान जाएगी कि भारतीय समाज में यह चूड़ियाँ कितनी पवित्र मानी जाती हैं और सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। वहीं बैठी हुई औरत से जब बूढ़ी औरत से वह पूछती है, लेखिका तो औरत जो है बूढ़ी औरत बताती है कि उसने कभी भी भरपेट भोजन नहीं किया, यानी कि उसे कभी भी जीवन में भरपेट भोजन करने को नहीं मिला, यानी कि उनकी इतनी आमदनी कम होती है। उनका पति बताता है कि वह चूड़ी बनाने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाता है और उसने अपने जीवन में एकमात्र अच्छा कार्य किया कि उसने परिवार के लिए एक घर बना लिया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उस वर्ग में जो लोग रहते हैं उनके लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि कोई एक क्या बना ले, मकान बना ले। लेखिका वहाँ उपलब्ध या मौजूद नौजवानों के समूह से बात करती है और कहती है आप लोग सहकारी समितियां क्यों नहीं बना लेते, अपनी यूनिटी क्यों नहीं बना लेते हैं। तो वहाँ और वे लोग जवाब देते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने यूनिटी बना ली, सहकारी समितियां बना ली, बिचौलियों को समाप्त कर दिया, तो पुलिस जो है उन्हें परेशान करेगी और जो अवैधानिक रूप से वो कार्य करते हैं उसके आधार पर उन्हें जेल भेज देगी तथा पिटाई भी करेगी, डंडों से पिटाई भी करेगी। यहाँ जब वह लेखिका बात कर रही होती है तो वह देखती है कि दो समूह से अलग अलग भिन्न भिन्न मौजूद यानी समझ में आते हैं। एक वह समूह यानी एक ऐसा वर्ग जो गरीब है, चूड़ियां बनाने का कार्य करता है तथा बड़ी ही दरिद्रतापूर्ण जीवन यापन कर रहा है, बड़ी मुश्किल से उनका जीवन यापन होता है। दूसरा वह बिचौलियों का समूह, राजनीतिकों का समूह, नेताओं का समूह और पुलिस का अधिकारियों का समूह, जो इन नियमों को पालन कराने के लिए जाने जाते हैं और वह मानती है कि राजनीतिक जो लोग हैं तथा जो सरकार है वही इस समस्या का कारण है और जब एक समस्या होती है तो उससे दूसरी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। यहाँ यह वर्ग एक अपने धंधे को छोड़ करके दूसरा कोई अन्य धंधा अपनाने का जो साहस है वो नहीं कर पाते हैं, उनके तक इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वह दूसरा अपना व्यवसाय चुन सकें, क्योंकि इसमें बड़ी ही साहस की आवश्यकता होती है, जाने वो चला या ना चला, उसके लिए धन की आवश्यकता भी होती है, इसका भी बहुत उन्हें अनुमान होता है तथा अपने परिवार में जो काम चलता आया है उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके पूर्वजों ने जिस प्रकार से परिस्थितियों का सामना करके अपने आप को अनुकूल बनाया उसी प्रकार से अपने आप को वो अनुकूल बना लेते हैं, परिस्थितियों को सहन करते रहते हैं। लेखिका मुकेश के साहस को भांपती है और बड़ी प्रसन्न होती है कि कोई तो है जो इस दरिद्रता से अपने काम से अलग होने की विचार कर रहा है। वह लेखिका मुकेश से कहती है कि गैरेज तो बहुत दूर है, क्या तुम कैसे जाओगे, किस प्रकार से वहां पहुंचोगे। वो कहता कि मैं पैदल चला जाऊंगा। इससे बड़ा खुश होती है वो। और वह जब पूछती है कि आप क्या एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो, तो इस बात को सुनकर के मुकेश तुरंत मना कर देता है। उसकी झिझक जो है उसके अंदर एम्ब्रेसमेंट में जो है वह झलकता है, वह अभी भी उसके अंदर यानी कि एक डर सा समाया हुआ है।
और वह सोचती है इसका कारण क्या है। वह जानती है कि फिरोजाबाद से हवाई जहाज जो निकलते हैं बहुत ही कम निकलते हैं, लेकिन गलियों में, बस्तियों में, चौराहों पर अक्सर वह तेज गति से कारों को दौड़ाता हुआ यानी कि चलता हुआ देखता है, जिस कारण से उसे मैकेनिक बनने की, कार मैकेनिक बनने की तो ये विचार रहता है, लेकिन कभी एरोप्लेन उड़ाने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा है। इस प्रकार से यह इंटरेस्टेड कहानी जो है वो यहाँ समाप्त होती है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप मेरे वीडियो को तुरंत देख सकें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।